हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का इस बुलेटिन में स्वागत है। साथियों, आज जो हम करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, चूँकि वो आतंकवादी घटनाएँ कुछ घट रही है, तो इससे संबंधित जो चर्चा में है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी 86 क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं बीएनएस के बारे में और आईपीसी 86 के बारे में। बीएनएस को हम लोग बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है। ये 2024 में आई। ठीक है। तो ये जो है आईपीसी 86 यानी इंडियन पिनल कोड की जगह बीएनएस को लाया गया है। तो बीएनएस को किसके जगह पे लाया गया है? तो आईपीसी 86 के जगह पे लाया गया है। तो सबसे पहले बीएनएस को 86 की जगह पे लाया गया है, आईपीसी 86 की जगह पे लाया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि आईपीसी क्या है और आईपीसी क्यों लाया गया है, उसको हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आईपीसी क्यों लाया गया है? 1857 की क्रांति घटित हुई और ऐसा घटित हुए, क्यों घटित हुई? तो घटना घटित हुई, उसको मुख्य उद्देश्य था कंपनी को उखाड़ फेंकना, यानी कि कंपनी को हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहते थे, हम आजाद होना चाहते थे। तो ये जब 1857 की घटना घट गई, तो फिर 1858 की ये एक अधिनियम पारित हुआ, कानून बन गया। इस कानून बनने के बाद ये कानून बनने के बाद क्या हो कि सत्ता जो कंपनी से ट्रांसफर होके क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार। ये ब्रिटिश कंपनी थी, तो ब्रिटिश कंपनी के पास सत्ता से हट के अब ये जो सत्ता कहाँ चली गई, ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। और ब्रिटिश सरकार क्या सोची कि 1857 की क्रांति जैसा घटना ना हो, उसको दबाने के लिए क्या है, उसको दबाने के लिए आईपीसी 86 लाया गया है। तो उम्मीद करता हूं आईपीसी 86 क्यों लाया गया, तो आईपीसी 86 इसलिए लाया गया ताकि जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या करना है, कुचलने के लिए। इस तरह का अगर कोई घटना हो जाता है तो उस घटना को कुचलने के लिए आईपीसी धारा लाया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध कोई घटना ना हो, ठीक है, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, कोई घटना ना हो, तथा घटना को कुचलने के लिए आईपीसी 86 लाया गया। अब क्या है कि अंग्रेजों की नजर से आईपीसी सही था। अब अंग्रेजों की नजर से तो क्या रहेगा, आईपीसी सही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 81, तो इधर का आदमी देखेगा और इधर का आदमी देखेगा, ठीक है, यहाँ का आदमी देखेगा तो 81 और इधर का आदमी देखेगा तो उसको मिलेगा 18, ठीक ना। तो ये है आईपीसी जो है अंग्रेजों की नजर से तो बहुत बढ़िया था, अच्छा था। क्यों था अच्छा? क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ही था दंड देना, ज्यादा ज्यादा क्या करो, भारतीयों को दंड देना। जबकि भारत, अगर आजाद भारत को क्या चाहिए, दंड नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। भारत अगर आजाद हो गया है तो आजाद भारत में लोगों को दंड नहीं, न्याय चाहिए था। आईपीसी 86, आईपीसी 86 है, अंग्रेजों की दृष्टिकोण से भारतीयों को क्या करना था, दंड देना था। आजीवन दंड दीजिए और या तो मृत्यु दंड दीजिए, अंग्रेजों की दृष्टिकोण से। लेकिन क्या भारत आजाद हो गया तो आजाद आजाद भारत में सबको दंड देना है या न्याय देना है? भारत 1947 में आजाद हो जाता है। भारतीयों को, भारतीयों के साथ न्याय हो, दंड नहीं, यानी भारतीयों को क्या मिले, न्याय मिले, दंड नहीं मिले। तो न्याय का रूप है क्या है कि जिसके प्रति अपराध किया गया है उसको क्या मिल चाहिए, न्याय मिल सके, उसको न्याय दिलाना है। इसीलिए आईपीसी को हटा के बीएनएस लाया गया, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए। और क्या किया, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए आईपीसी को लाया गया है। अब हम इसके बारे में, बीएनएस के बारे में हम चलते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। ये जो है कि आईपीसी क्यों आया, आईपीसी का आधार क्या था। तो आईपीसी क्यों आया था, यानी कि राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए आईपीसी लाया गया। ये अंग्रेजों की दृष्टिकोण से ठीक था, लेकिन भारतीयों के दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। अब भारत जो कि आजाद हो गया है, तो आजाद हो गया है तो इसको क्या लाया गया, भारतीय न्याय संहिता ला गया है। भारतीय न्याय संहिता लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो कमियां थी उसमें सुधार करना था। तो अब हम डिटेल से भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रावधानों को समझने का कोशिश करते हैं।
ये अभी हम दो शब्द को सीखेंगे, एक होता है राजद्रोह, एक होता है देशद्रोह। तो एक शब्द है राजद्रोह। राजद्रोह, राजद्रोह की जगह, राजद्रोह की जगह देशद्रोह, देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। क्या क्या प्रयोग किया गया, यानी कि राजद्रोह की जगह किस शब्द का प्रयोग किया है? देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, राजद्रोह और देशद्रोह के बारे में समझ लेते हैं। राज का अर्थ है जिसका सत्ता पर अधिकार हो। राजद्रोह, ठीक है, ये शब्द को हम सीखेंगे, राजद्रोह। ठीक है, राज मतलब राज, राज का अर्थ है जिस सत्ता का अधिकार हो, जिसका सत्ता पर अधिकार हो, दे सत्ता पर जिसका अधिकार हो। राजद्रोह मतलब पहले हम राज का अर्थ समझेंगे। राज है, बोलते हैं ना मेरा राज है, यानी जिस पर जिसका सत्ता पर क्या हो, जिसका सत्ता पर अधिकार हो उसका बोलेंगे ये इसका राज है। लेकिन देश तो कौन था? देश भारत था, तो भारत पर राज किसका था? अंग्रेजों का था। लेकिन सत्ता को चुनौती मिलती हो तो उसको क्या करना था? दंड देना था। तो चूंकि राज भारतीय भारत पे राज किसका था? अंग्रेजों का था। अब ऐसे करके अंग्रेजों को क्या करना था? तो अंग्रेजों को दंड देना था। ठीक है, तो दंड देंगे तो वो हो गया राजद्रोह। लेकिन आज आज अभी हम सीखेंगे राजद्रोह और देशद्रोह। ठीक है, तो ये एक वर्ड है देश। राज के बारे में सीख लिए, यानी कि राज, सत्ता पर जिसका अधिकार है उसको बोलेंगे राज। देश क्या है? राज के विरुद्ध या सरकार, सरकार के विरुद्ध बोलना, ये क्या है? राजद्रोह या अब हम सीखेंगे देशद्रोह, यानी देश के बारे में। राज के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध बोलना क्या है? राजद्रोह। एक होता है राज के विरुद्ध, ठीक है, तो राज के विरोध में बोलना या सत्ता के विरोध में बोलना या सरकार के विरोध में बोलना, ये क्या होता है? राजद्रोह होता है। क्या होता है? राजद्रोह होता है। लेकिन देश के विरुद्ध अगर आप बोलते हैं तो वो देश के विरुद्ध अगर आप बोलते हैं तो वो क्या होगा? देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह नहीं होगा। यानी कि अगर आप सत्ता में है, आप सत्ता में है, आप एग्जीक्यूटिव है, आप पावर में है, तो हम सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रख सकते हैं। सरकार की किसी भी इशू से या सरकार के खिलाफ जो हम बोल सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? राज विद्रोह हो गया। ठीक है, तो राजद्रोह बोल सकते हैं उसको। लेकिन अगर देश के विरुद्ध कोई बोलता है तो वो देशद्रोह होगा, ना कि राजद्रोह होगा। तो दो शब्द को हम समझेंगे। तो इस कानून में जो भारतीय न्याय संहिता में एक प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान क्या कि राजद्रोह की जगह पे क्या किया है? देशद्रोह शब्द का प्रयोग कर दिया गया है।
यानी राजद्रोह को हटा दिया गया है और देशद्रोह शब्द को जोड़ दिया है। देशद्रोह का मतलब होता है देश के विरुद्ध बोलना और राजद्रोह का मतलब होता है राज, मतलब जिसका राज है यानी सत्ता पर जिसका अधिकार है उसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चूंकि भारत आजाद हो गया, अगर आजाद भारत में जो एग्जीक्यूटिव है अगर वो गलत तरीके से काम कर रही है या हम उनके पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं, हम उनके पॉलिसी को हम फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि हम उसके पॉलिसी के प्रति पॉजिटिव नेगेटिव अपना कमेंट हम कर सकते हैं। अगर हम विरोध में बोलते थे तो अंग्रेज जो है हमें क्या करते हैं, सजा दे देते। लेकिन भारत तो चूंकि आजाद हो गया है, तो आजाद मुल्क में भारत है और के लोग अगर मान लीजिए सरकार के खिलाफ बोलते हैं और सरकार पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर देगी तो भारत तो फिर गुलाम ही की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार होने की आवश्यकता था, इसीलिए राजद्रोह की जगह पे क्या किया, देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था ये कि राजद्रोह की जगह किस पॉइंट को यूज किया गया है, देशद्रोह। ठीक है, राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है, राजद्रोह को हटा दिया गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि विरुद्ध देश के विरुद्ध बोलना, देश के विरुद्ध बोलना ही क्या है, देश के विरुद्ध बोलना ही क्या है, देश द्रोह है। यही है, देश के विरुद्ध अगर हम बोलते तो वो क्या है, देशद्रोह है। तो अब ये प्रश्न है कि देशद्रोही किसे माना जाए, किसे माना जाए, देशद्रोही किसे माना जाए। आखिर कुछ तो पैमाना तय करना ही होगा, तो क्या क्या पैमाना तय किया, देशद्रोही किसे माना जाए। तो पहले इसमें कुछ पॉइंट को शामिल किया गया। क्या कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, एकता अखंडता को चुनौती अगर मिले, अगर कोई चुनौती दे तो उसको क्या कहेंगे, देशद्रोह। क्या कहेंगे, देशद्रोह। दूसरा नंबर में पॉइंट में क्या है, अलगाववादी गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों में भाग लेते हैं या अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। यानी कि अलगाववादी गतिविधियों में अगर भाग लेते हैं या फिर उस गतिविधियों को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे, देशद्रोह कहेंगे। क्या कहेंगे, देशद्रोह करेंगे। देश के खिलाफ, यानी कि देश के खिलाफ बोलने पर भी, आप देश के खिलाफ बोलने पर भी, आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आप राजा, एक होता है सत्ता, तो आप जो है इस अधिनियम के तहत सत्ता के खिलाफ क्या कर सकते हैं, सत्ता के खिलाफ बोल सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है, लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं। एक होता है देश के खिलाफ नहीं। ठीक है, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज है इस अधिनियम में शामिल करके, ये पहले बताया गया, राजद्रोह को हटा के देशद्रोह शब्द शामिल किया गया। और देशद्रोह कब होगा, किसे कहेंगे देशद्रोह, तो है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अगर चुनौती आप देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि आप देशद्रोह या देशद्रोही हैं।
अलगाववादी गतिविधियों में भाग लेते हैं, अगर कोई अलगाववादी गतिविधियों में भाग लेते हैं या फिर उस अलगाववादी गतिविधि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो भी आप देशद्रोह कहलाएंगे। देश के खिलाफ बोलने पे अगर आप खिलाफ हो जाते हैं, किसके, देश के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो भी आप क्या कह जाएंगे, देशद्रोही। तो ये प्रावधान था। अब होता क्या था कि पहले अगर मान लीजिए सरकार के खिलाफ हम बोलते थे, ठीक है, सत्ता का मतलब सरकार, ठीक है, जो अभी सत्ता में है, यदि सरकार के खिलाफ बोले, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं आप। पहले इस अधिनियम का दुरुपयोग किया गया, क्या किया गया था, सरकार के खिलाफ अगर बोलिएगा तो क्या सरकार उठा के आपको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। अरे भाई, ये जो है भारत आजाद हो चुका है, तो आजाद भारत है तो अपने अधिकारों की बात रख सकते हैं। ये गुलामी वाला कानून चला आ रहा था, इसीलिए इस कानून को हटाकर ये ये शब्द जोड़ दिया गया, देशद्रोह। ठीक है, आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। पहले अगर सरकार के खिलाफ बोलते थे तो क्या कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया था। तो इसी का दुरुपयोग की वजह से इस अधिनियम में जो आईपीसी 86 है उसको क्या किया, चेंज करके आपको बीएनएस लाया गया है। यानी कि बीएनएस जो है उसमें जो आईपीसी का ही संशोधित रूप है। ठीक है, आईपीसी अंग्रेजों को दृष्टिकोण से सही था और बीएनएस जो है भारतीय के दृष्टिकोण से सही है। तो इसमें नोट लगाइए, एक है नोट वन, क्या है, पहला है कि नए क्लॉज जोड़कर, नए क्लॉज जोड़कर आतंकवाद को परिभाषित कर दिया गया है। ठीक है, आतंक, आप सोचिए आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। आतंकवाद अब तो इंटरनल सिक्योरिटी में क्या हो गया, अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है यूपीएससी के लिए। अब क्या है, नए क्लॉज जोड़कर आतंकवाद को क्या किया है, परिभाषित किया गया है। आतंकवाद को क्या किया, परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब ये है आतंकवादी घटनाएं, ये है आतंकवादी घटनाएं। घटनाएं किसे कहा जाए, आखिर किसे कहेंगे कि आतंकवादी घटना हो गया है, आतंकवादी घटना किसे कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे आतंकवादी घटना किसे कहा गया है। तो सबसे पहले यह है कि देश की एकता, अखंडता, देश की एकता अखंडता को सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम। ठीक ना, यानी कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम अगर करते हैं तब उसको क्या कहेंगे कि आपने आतंकवादी घटनाएं में शामिल है। ठीक है, अगर अगर आप जनता को या विशेष वर्ग को आप डराते हैं तो भी आप क्या कहेंगे, आतंकवादी घटना में आप समझ जाएंगे कि आप शामिल हैं। तीसरा में है आर्थिक सुरक्षा, क्या है, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा मतलब जाली नोटों, जाली सिक्कों,
तस्करी करना, ठीक है, जाली नोट और सिक्कों को क्या करते हैं, तस्करी करते हैं, तो भी इसको हम क्या कहेंगे, आतंकवादी घटना है। और ऐसे कार्यों में जुड़े लोगों को क्या मिलेगा, और ये जोड़ा गया है कि ऐसे कार्यों में, ये है ऐसे कार्यों में जुड़े लोगों को अब डायरेक्ट क्या मिलेगा, मृत्यु दंड। क्या है, मृत्यु दंड। ठीक है, ऐसे लोगों को मृत्यु दंड मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान जोड़ दिया गया है। आतंकवादी घटना को क्या किया है, आतंकवादी यानी कि आतंकवाद को यानी परिभाषित कर दिया गया है, और आतंकवादी घटनाओं में शामिल होगा तो उसको क्या करेंगे, मृत्यु दंड देने की बात कही गई है। इसको क्या मिलेगा, मृत्यु दंड देने वाला है। यानी कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम जब करेंगे तब, अगर जनता या विशेष वर्ग को अगर आप डराते हैं तब, आर्थिक सुरक्षा यानी जालों, नोटों, सिक्कों आदि की तस्करी करते हैं, ऐसे अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि मृत्यु दंड अब नहीं मिलेगा। सो ऐसे गलत काम करते हैं, देश विरोधी भावनाओं के खिलाफ जाकर आप काम कर सकते, यानी कि अब क्या हो गया, राष्ट्र की बात होने लगी, राज्य की बात नहीं। आप सरकार के खिलाफ आप ये सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, पहले ये कानून बना नहीं था बीएनएस के पहले, तो अगर आप सरकार के विरोध भी बोल सकते हैं, भारत आजाद हो गया फिर भी अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको सजा हो जाती थी, लेकिन अब बीएनएस को ला दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उन्मादी भीड़, उन्मादी भीड़ की हिंसा। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के समूह द्वारा एक या अधिक व्यक्ति की हत्या करना। ठीक है, उन्मादी भीड़ की हिंसा यानी कि है कि कुछ लोगों के समूह के द्वारा एक या अधिक व्यक्ति की क्या कर दी, हत्या अगर कर देती है तो भी किसी नस्ल, जाति, समुदाय के विरुद्ध किया जाता है। तो मान लीजिए आपने किसी नस्ल, जाति, समुदाय के विरुद्ध क्या कर दिया, हिंसा कर दिया, तो भी आपको क्या किएगा, ये नए क्लाउज जोड़ा गया है। ठीक है, न्यू क्लाउज बनाकर इसको जोड़ा गया है। तो पहले के ये कानून में ये नहीं था, लेकिन ये नए कानून जब बना था बीएनएस, इसमें एक नया क्लॉज बना के ये दूसरा नंबर में जोड़ दिया। ठीक है, उन्मादी भीड़ की अगर हिंसा आप कर देते हैं, किसी नस्ल, जाति या समुदाय के विरुद्ध भी अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो भी क्या कहे, आपको मिलेगा दंड के रूप में, आपको मिलेगा क्या मिलेगा, या तो आपको मिलेगा मृत्यु दंड। ठीक है, मृत्यु दंड, या तो फिर मिलेगा आपको उम्र कैद। उम्र कैद, अंग्रेज भी क्या करते थे, मृत्यु दंड भी देते थे, उम्र कैद भी देते थे, लेकिन क्या होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर था, ये है। और एक नया क्लोज जोड़ा गया है, इसमें एक अंतिम है, ये तीसरा नंबर में है, एक नया क्लोज और जोड़ा गया है, और इस नए क्लोज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि गंभीर समस्या हो रही है, तो उस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए इस नए प्रावधान में शामिल किया है। ये तीसरा में था कि महिलाओं एवं बच्चों
महिलाओं एवं बच्चों की हत्या एवं विरोध अपराध, ठीक है। इसके विरुद्ध क्या करते हैं, अगर कोई अपराध भी कर देते हैं या इसका कोई हत्या कर दे, यानी कि महिलाओं और बच्चों की हत्या या इसके विरुद्ध खिलाफ अपराध, अगर महिलाओं के और बच्चों के खिलाफ आप क्या करते हैं, यानी कि आप महिलाओं का या बच्चों का हत्या कर देते हैं, या फिर इसके प्रति महिलाओं या पुरुष बच्चों के प्रति महिलाओं या बच्चों के प्रति आप विशेष क्या करते हैं, अपराध करते हैं, कुछ विरुद्ध अपराध करते हैं, इसके विरुद्ध कुछ अपराध या हत्या करते हैं, किसकी, महिलाओं या बच्चों की। तो किस तरह का अपराध, तो इसमें ये शामिल किया गया, पहला प्रावधान ये किया गया, क्या किया गया, 18 वर्ष से 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ यदि कोई रेप करता है तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड ये है, ठीक है। दूसरा में है गैंग रेप करने वालों को, ठीक है, इसको भी कारावास मिलेगा या फिर मृत्यु दंड। तो बीएनएस में है जो कुछ प्रावधान को जोड़ा गया है वो आपके समक्ष रखा हूं। तो ये कंप्लीट आपका जो है बीएनएस था, ठीक है। बीएनएस के बारे में हम जो है अभी डिटेल से समझे कि बीएनएस क्या था। तो इसके बारे में तीसरा पॉइंट ये था कि महिलाओं और बच्चों में की हत्या या इसके विरुद्ध कोई विशेष मतलब अपराध कर देता है, जैसे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यदि कोई रेप करता है तो आजीवन या उसको मृत्यु दंड मिलेगा। अगर वही गैंगरेप करने वालों को कारावास या मृत्यु दंड मिलेगा। ये नए कानून में इसको क्या पॉइंट बनाकर नए क्लॉज में इसको शामिल कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो है बीएनएस समझ में आ गया होगा। और बीएनएस लाने का क्या उद्देश्य था, बीएनएस का मुख्य उद्देश्य था कि जो भारतीय जो आईपीसी के जो नियम है उस नियम को सुधार करना था। और चूंकि आईपीसी वो अंग्रेजों के समय का कानून था और वो जो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से अच्छा था, लेकिन बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता है, चूंकि भारत आजाद हो गया है तो उस दृष्टिकोण से भारत के लोगों को क्या मिल सके, न्याय मिल सके, जस्टिस हो सके। जो गलत करे उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करना होगा। तो ये परिधान शामिल किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।